अक्सर हम देखते हैं कि हमें ईमेल्स भी आती हैं, जिस तरह भी आपने मिज़ान बैंक का ज़िक्र किया, मेरा अकाउंट भी इनके साथ, तो मुझे अक्सर इनकी ईमेल्स आ रही होती हैं और भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ईमेल आ रही होती है जी, नया आईपीओ आ रहा है, ठीक है? क्या एक कॉमन पर्सन के लिए हु डज़ नॉट हैव इंटेंस नॉलेज अबाउट दिस डोमेन या उसका मेजर इंक्लाइन नहीं है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, क्या उनको आईपीओ की तरफ जाना चाहिए कॉमन पर्सन के लिए? और हम्म दूसरा, आईपीओ कितने अच्छे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इनिशियल आप आ रहे हो ना, आप उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो कि बिल्कुल अर्ली बर्ड्स हैं। तो क्या ये आईपीओ वाकई एक अच्छी चीज़ है, इसमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? इसकी भी उसी तरह से रिसर्च बनती है जिस तरह आप एक किसी भी कंपनी का शेयर लेते हुए करते हो? आईपीओस की नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा रिसर्च बनती है। अच्छा। और हाँ, उसकी वजह ये है, देखें अगेन, अगर कोई इंडिविजुअल कह रहा है मेरे पास नॉलेज नहीं है और मैं आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो हमारा पहला प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है। ठीक हो नॉलेज नहीं है तो आपने एवरेज के साथ चलना है, आपने फिर कुछ भी जो है इधर उधर नहीं करना, ठीक आपने है। सिर्फ एवरेज के साथ चलना है। सही। अब आईपीओ में कहते हैं, देखें आईपीओ में भी अच्छी कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बुरी होती हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ सक्सेस थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसकी 3 वजह होती हैं। जब आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ का टाइम कौन डिसाइड करता है? कंपनी। बिल्कुल सही है। आईपीओ की प्राइस कौन डिसाइड करता है? चलें, कम। इसमें हम कह सकते हैं कि अच्छी प्राइस रखेंगे तो लोग लेंगे, तो ये एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। फिर जब आईपीओ आता है तो पिछले 2 साल के जो अकाउंट्स हैं वो पहली दफ़ा पब्लिश होते हैं, हाँ तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि सब अच्छा जी जी, पोर्ट्रे हो। बिल्कुल फैब्रिकेटेड होते हैं नंबर्स भी। हाँ, हो सकता है, हाँ पूरी कोशिश होती है कि अच्छी प्राइस पे बिके। ज़ाहिर है, कोई अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच रहा है तो वो हाँ चाहेगा कि बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बिके। फिर उसके अलावा एक थर्ड चीज़ जो कि शायद इतनी मैटर नहीं करती, अगर एक नॉर्मल शेयर जो है आप खरीदते हैं थ्रू अ ब्रोकरेज हाउस, तो उस पे कमीशन होता है 0.15%। ठीक है। आईपीओ में 1% सेलिंग कमीशन होता है, और जो ब्रोकरेज हाउस या कंपनी पूरा अरेंज कर रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, वो 3 से 7% तक भी फीस चार्ज करते हैं। अच्छा। तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल कर रहे होते हैं उनको भी ज़्यादा फायदा होता है अगर वो आईपीओ के शेयर बेचते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आईपीओ आता है तो इस पे कोई ऐसी गवर्नमेंट के एंड से या कोई प्राइवेट ऐसी बॉडी है जो इसका चेक एंड बैलेंस करती है? लेट्स से अभी मिज़ान बैंक का आईपीओ आया पिछले दिनों, तो कोई इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस हैं या उनकी मर्जी है, जो चाहे वो वैल्यू डिक्लेयर करके लॉन्च कर दें, जितने चाहे वो कर दें, या इसके ऊपर कोई बनी हुई है कोई बॉडी ऐसी है कि उनसे आपको अप्रूवल लेना लाजमी है? नहीं नहीं, बहुत अप्रूवल्स होते हैं एसएससीपी के, पीएसएक्स के। पूरा आपको प्लान शेयर करना होता है कि आपने अगले साल में क्या करना है, फिर हर 3 महीने बाद उसके अपडेट भी देनी होती है कि मैंने ये कहा था, इस पे इतने इतने पैसे खर्च हो गए। ठीक तो है। अगेन रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बेस्ट जो अपने आप को महफूज करने का तरीका होता है कि अपनी आंखें और कान ना खुले रखें। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जहाँ देखते भी रहें, अपनी जहाँ भी रिसर्च ज़रूर हाँ, करें। जहाँ भी इन्वेस्ट करें अपने हिसाब से करें। और मिज़ान बैंक का आईपीओ को थोड़ा टाइम हो गया, अब ये दूसरे आईपीओ जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब कि आप हमारे बैंक के थ्रू जो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो आईपीओ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट होना चाहिए, और अगर आप अगेन एवरेजेस को फॉलो कर रहे हैं, पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आईपीओ से मोस्ट प्रॉब्ली दूर हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी अक्सर एक ये भी डिबेट आती है कि क्या ये जो डोमेन है, इसके अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का कोई कॉन्सेप्ट है, या आप किस तरफ इसको लेके चलते हैं? मिसाल के तौर पे, अब जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और है, तो मैं सिर्फ एज ए इन्वेस्टर इसको लेके चल सकता हूँ, उसमें मेरे लिए रिस्क इन्वॉल्व कितना होगा, या मैं चाहूँ तो इसको एक फुल टाइम डोमेन भी बना, जिस तरह आपने, आपका ब्रेड एंड बटर ये है, आप यहीं से अर्न कर रहे हैं, सर्विसेज भी इसी चीज़ की दे रहे हैं, तो कितना इसमें जो है ना डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में, इस डोमेन में? देखिए, पैसिव इनकम तो अगेन वही हो गई कि आपने एवरेज के साथ चले, हाँ। और किसी साल कम किसी साल ज़्यादा, बट एवरेज आपको हर साल तकरीबन 16 से 18% के बीच में लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है। ठीक है। यानी कि हर 4 से 5 साल बाद आपके पैसे डबल हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अब जब आप एक्टिव साइड पे जाते हैं तो उसमें भी होता है कि आप खुद कर रहे हैं, आप खुद थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और अगर आपने खुद करनी है ना, तो इसका बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि लेट से आप जिस इंडस्ट्री में हैं जी। वहाँ से शुरू करें। वहाँ की नॉलेज जो है ना, आपने 70% ऑलरेडी है आपके बिल्कुल पास, है, सही। आपने बस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, थोड़ी सी और रिसर्च करनी है, और आप एक तरह से एक एनालिस्ट बन जाते हैं। ठीक है। आप पार्ट टाइम बेसिस पे वो कर सकते हैं। फिर दूसरा रूट है कि आपने पैसिवली करना है लेकिन रिटर्न ज़्यादा कमाना है, ठीक है। उसके लिए आपको एडवाइज़र चाहिए। और फिर आपने जिस तरीके से आप दूसरी सर्विसेज में जज करते हैं कि कौन एडवाइज़र अच्छा है, लेट से आप घर बना रहे हैं, हाँ। आप खुद तो नहीं बनाने लग जाते, बिल्कुल ऐसे ही है। आप डिज़ाइन खुद कर भी लें तो ठेकेदार तो आप हायर करते हैं हाँ, ना। ऐसे ही। तो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ के दूसरे डिसीजन लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इसकी बात मुझे समझ आ रही है, थोड़ा सा उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं, सही है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं हाँ ये मुझे एक अच्छा एडवाइज़र लगता है, और इसकी बड़ी वैल्यू है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप अज्यूम करें ना कि हर साल आपको 18% रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप हर महीने 5,000 सेव करेंगे फॉर 25 ईयर्स, यानी कि आप बस हर महीने 5,000 डाल देंगे, तो ये 15 लाख रुपए बनते हैं जो कि आपने इन्वेस्ट किए। सही। लेकिन अगर ये 18% पे कंपाउंड हो जाए ना, तो इसकी वैल्यू 25 साल बाद 2 करोड़ हो जाती है तकरीबन। सही है। अब इसमें आपने कंपाउंडिंग का मैजिक तो देख लिया, जी। लेकिन जो आपका सवाल था कि मुझे इससे भी अगर बेहतर करना है तो क्या तरीका है, अगर इसी 18% को मैं 21 कर दूं, ठीक है, तो ये 2 के बजाय 4 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली जो है ना,
ऑयल एंड गैस के बाद और टेक के बाद थर्ड नंबर पे आती है बिल्कुल साइज ऐसे में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से वॉरेन बफे जो है विदाउट कोई अपना खुद का बिजनेस किए जो है इतनी वेल्थ उसने एक्यूमुलेट कर ली, क्योंकि उसके पास वो स्किल थी जहाँ स्टॉक मार्केट अगर 8% रिटर्न दे रही है, वो 13% रिटर्न लेके आता था अपने ठीक है, इन्वेस्टर के लिए, बिल्कुल और सही। अपने इन्वेस्टर से फीस चार्ज करता था। हम्म, तो आप अगर कोई मिले आपको ऐसा इन्वेस्टर जो कि आपके लिए मार्केट से 3-4% एक्स्ट्रा रिटर्न या 5% हर साल ला सकता है, जो कि आप जज करेंगे उसके रिकॉर्ड से, उसकी बातों से, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, तो फिर वो आपने ढूंढना है ओवर लेट से अपने जो 25 साल हैं इन्वेस्टिंग के, जी उसके फर्स्ट 2-3 साल में आपने ढूंढ लेना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है, उसमें आप ट्राई भी कर सकते हैं, 6 महीने किसी के साथ ट्राई कर लिया, 1 साल किसी के साथ ट्राई कर लिया। कम्युनिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसने सिर्फ आपको रिटर्न नहीं ला के देना, उसने आपको गाइड भी करना गाइड भी है, करना है, उसने आपको कॉन्फिडेंस देना है, ताकि आप अगेन अपनी जो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स है उसको भी ऊपर लेके जाएं। बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमने ये सिर्फ 5% ऑफ द सेविंग्स पे की सही तो ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे। इसको 50 के आसपास लेके जाना चाहिए, ठीक है, आहिस्ता आपने आहिस्ता। 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया 25 साल का। एक एवरेज कोई भी इन्वेस्टर जब आता है, लेट्स से अगेन हम वो 1 मिलियन की बात करते हैं, 1 मिलियन लेके आया, तो उसको 1 मिलियन लगाने जब लगा रहा है, तो कितने साल का रोड मैप उसको ज़हन में रखना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को आप ज़हन में रखते हुए इसको अगर एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें शॉर्ट टर्म को यूजुअली इसमें कहते हैं 1 साल से कम। अगर कोई 1 साल से ठीक कम के है। लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अच्छा, सही हो गया। मीडियम टर्म कह सकते हैं 3 से 4 साल, 2 से 4 साल मीडियम टर्म कहते ठीक हो हैं, गया। और एनीथिंग अबव 7 ईयर्स या 10 ईयर्स को लॉन्ग टर्म कहते हैं। बिल्कुल सही है। 25 ईयर्स ना इसलिए यूज़ करते हैं, देखें अब 5 एसेट क्लासेज है पाकिस्तान में। एक लोग डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं, बैंक में पैसे रख लेते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। सही है, तो हर एसेट क्लास ना अगर आप अपनी मर्जी का टाइम चूज़ करने लग जाएंगे ना तो वो नंबर 1 बन जाएगी। बिल्कुल सही ठीक है, अगर आज स्टॉक मार्केट लेट से 1,15,000 पे चल रही है, अगर आज ये 60,000 पे भी होती ना, तो इसका जो 25 ईयर्स का जो पर ईयर रिटर्न है ना, ये 18 से सिर्फ 15 पे आता। ठीक हो गया। यानी कि अगर कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसका जो इम्पैक्ट है ना 25 ईयर पे ख़त्म हो जाता है। और 25 ईयर्स पे जो रियल उस एसेट क्लास की खुद की अर्निंग पावर होती है, जो वो अपनी वैल्यू ऊपर लेके जाता है, वो नज़र आती है। बिल्कुल सही है। अगर आप इसी को 10 साल पे देखने लग जाएंगे, तो फिर अगर कोई चीज़ अपनी असल प्राइस से डबल पे चल रही है, तो वो आपको हर साल का जो रिटर्न है ना वो 7% एक्स्ट्रा बताएगा। ठीक हो तो गया। आप गलत डिसीजन लेंगे। जब आप 25 ईयर्स पे चले जाते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ पहले महंगी थी, सस्ती थी, वो सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही, उस चीज़ को एक्चुअल में आपको कमा के देना होता है, फिर ही वो अपनी जो है ना अच्छी रिटर्न कमा के देता है। इस वजह से हम लोग 2025 हमेशा यूज़ करते हैं। तो 2025 का एक मतलब वो नंबर है कि जहाँ पे आप बड़े आराम से जो है ना उसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। आप एक्चुअल देख सकते हैं कि ये जो एसेट क्लास है ये कमाती भी है या सिर्फ इसमें प्राइस ऊपर नीचे होती है।